हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो जैसा कि हम लोग कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, कैपेसिटर। वहाँ पे हमने कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन देखा था और कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर स्फेरिकल कंडक्टर के कारण स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये सब हमने पहले से पढ़ चुका है ना। उसके बाद हम लोग कुछ स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे और साथ ही आपको कुछ डीपीपी डेली प्रैक्टिस है ना, आपका कुछ मिला था। डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया था आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो कुछ बच्चे उसको प्रैक्टिस करके दिखाए भी हैं, लेकिन बाकी बच्चे सोए हुए हैं। तो ये बड़ा ही दुख होता है यार कि अगर हम इतना मेहनत करके आपके बीच में हम सब कुछ ले करके आ रहे हैं और आप सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा से तो अफसोस होता है कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। देखो, अफसोस इस बात की नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अफसोस इस बात की है कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आप मेहनत नहीं करोगे, आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान आपका ही होने वाला है ना। तो हम आपको बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, एक कहानी के माध्यम से, जो कि सच्ची घटना है, एक इतिहास है, जिससे शायद आपको है ना अच्छा फील हो। जैसे कई सारे बच्चे का कहना था कि सर लॉकडाउन है, मतलब किस तरह से पढ़े, घर पे रहते हैं ना, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, कोचिंग खुला हुआ नहीं, कोचिंग वाली फीलिंग्स नहीं आती है। तो हम समझ सकते हैं बाबू, ऐसा होता होगा, है ना, कि कोचिंग का एक माहौल अलग होता है, घर का एक माहौल अलग होता है। लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं कि जब तक आप अपने आप से लगाव नहीं कीजिएगा, है ना, जो इंसान अपने आप से प्यार करने लगे, अपने आप से लगाव रखने लगेगा ना, तो वो इंसान सफल हो जाता है। कहते हैं कि अगर अपने आप को ढूंढने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हम समझ लो कि हम सफलता की अंतिम सीढ़ी पे चढ़ने जा रहे हैं हम, अगर आप अपने आप को ढूंढने में लग जाएं तो ये कहा जाता है। ठीक है, तो हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि 1645 जिस तरह से अभी महामारी चल रहा है, कोरोना महामारी चल रहा है, तो आपको हम इतिहास का एक घटना याद दिला देते हैं। 1600 ईस्वी की बात है, 1645 यानी 1700 ईस्वी की बात है। तो उस टाइम में 17वीं सदी की बात है, सॉरी, 1645 ईस्वी में हुआ क्या था कि आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ना, खास करके फिजिक्स वाले बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और हो सकता है कि कुछ हेल्प मिले इससे। तो आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, है ना। कई सारे सक्सेसफुल लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं। तो उसमें से एक हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी वहीं से पढ़ के निकले थे, है ना, वहाँ के वो स्टूडेंट रह चुके हैं। और एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं जिनके बारे में, वो है सर आइजैक न्यूटन, जिसका नाम कौन नहीं जानता है, सर आइजैक न्यूटन के बारे में, है ना। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट को अपनी गर्लफ्रेंड का नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन सर आइजैक न्यूटन का नाम जरूर याद रहता ना। हर जगह पे, हर थ्योरी में कहीं ना कहीं पे न्यूटन साहब का एंट्री हो ही जाता है। तो हम आपको कहानी बता रहे हैं सर आइजैक न्यूटन साहब की। वो सर आइजैक न्यूटन यानी कि वो साइंटिस्ट बनने से पहले की बात है, और साइंटिस्ट बनने का जो पहला शुरुआत था वो कैसे स्टार्ट हुआ, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपका, उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं आज। जो भी आपका डीपीपी मिला है ना, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन जहाँ पढ़ते थे, सर आइजैक न्यूटन भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, और अचानक से क्या हुआ कि 1645 ईस्वी में इंग्लैंड में एक महामारी फैल गया। ठीक है, 1645 ईस्वी में वहाँ पे एक प्लेग नामक बीमारी फैल गया था। जैसे अभी हमारे देश में या फिर यूं कह लो कि पूरे दुनिया में कोरोना महामारी फैला हुआ है, ठीक उसी तरह से ऐसे कई महामारी हमारे, है ना, इस दुनिया में पहले से भी आ चुके हैं। 1920 में या फिर इससे पहले भी कई सारे महामारी आए हैं। तो वैसी 1645 यानी कि लगभग 1645 ईस्वी में प्लेग नामक एक बीमारी था जो कैम्ब्रिज में, पूरे इंग्लैंड में फैल गया था। ठीक है, और उसी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी फैलने लगा, है ना। तो यूनिवर्सिटी में एक, जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि महामारी फैल रहा है, तो बच्चों को बचाने के लिए या फिर संक्रमण से यानी बचने के लिए जिस तरह से यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग बंद कर दिया गया है, ठीक उसी तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया। तो जितने सारे इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी थे सबको बंद कर दिया गया। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया। वहाँ पे न्यूटन साहब पढ़ रहे थे,
तो उनका यूनिवर्सिटी जब बंद हो गया, यानी जितने सारे बच्चे थे सबको बोला गया कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। जैसे एकदम ठीक जैसा कंडीशन अभी हो रहा है वैसे ही कंडीशन 1645 ईस्वी में भी हुआ था। तो जब ऐसा बात हुआ कि सबको घर जाने के लिए बोल दिया गया, तो न्यूटन भी जो थे वो अपने घर चले आए, है ना। तो इंग्लैंड में ही उनका घर था, वो अपने घर चले आए, लेकिन वो अपने घर में अकेले रहते थे। यानी उनके माता पिता बचपन ही का ही कहीं ना कहीं पे हम भी कहानी पढ़े हैं कि न्यूटन साहब का जो था मतलब उनके माँ से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं रहता था, माँ से उनका मतलब कुछ अलग टाइप का था दोनों के बीच में रिलेशन, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ था उनके माँ और न्यूटन के बीच में। तो खैर हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताना जो चाह रहे हैं कि न्यूटन साहब जब घर पे आ गए थे, है ना, तो उसका घर था, उसी के घर से रिलेटेड एक बगीचा भी हुआ करता था, ठीक है। तो जिस तरह से अभी देख रहे हैं लॉकडाउन अकेलापन है ना, सब लोग अपने अपने घर में अकेले रह रहे हैं, तो वैसे न्यूटन भी घर में अकेले रहते थे। और एक बगीचा था, उस बगीचा में दिन में बैठते थे, वहीं पे जा करके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे। तो जब न्यूटन वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे तो अचानक से एक दिन वो क्या देखे कि जहाँ पे वो बैठ के पढ़ते थे ठीक वहीं पे एक लाइट की रे आती थी, प्रकाश की एक किरण आती थी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे न्यूटन बैठ के हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं और जहाँ पे वो बैठ के पढ़ते थे तो लाइट की एक रे वहाँ पर आती थी, ठीक है। तो उस रे को देख करके, है ना, उसी पे न्यूटन काम करना शुरू किया और ऑप्टिक्स का शुरुआत वहीं से हो गया 1645, है ना। जब सब कुछ पूरा मतलब इंग्लैंड में महामारी फैला हुआ था, इंग्लैंड में सब कुछ बंद था, ठीक उसी टाइम में न्यूटन ने ऑप्टिक्स का खोज किया। और कहा जाता है कि वहीं पे उसी टाइम से कैलकुलस का भी खोज हुआ था। कैलकुलस आप समझ सकते हो ना, साइंस वाले बच्चे ऑप्टिक्स कैलकुलस सबको समझ रहे होंगे। कैलकुलस जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक जो पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, है ना, फंक्शन हो गया, सब कैलकुलस का ही पार्ट है। तो कैलकुलस का भी शुरुआत वहीं से हुआ था, ऑप्टिक्स का भी शुरुआत वहीं से हुआ था। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी उनका है न्यूटन साहब का, ग्रेविटेशन वाला, उसका भी शुरुआत वहीं से हुआ था ना। आपको याद होगा, कितना बार आप कहानी सुने होंगे कि न्यूटन एक जगह पे बैठ के थे और अचानक से सेब के पेड़ के नीचे बैठ के थे और एक सेब गिरता है उनके सर पे, और उसी टाइम उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि ये सेब नीचे क्यों गिरता है, गिरा, है ना, ये सेब ऊपर भी गिर जाना चाहिए था या फिर इधर गिरना चाहिए था, उधर गिरना चाहिए था, तो ये नीचे ही क्यों गिरा सेब। और उसी पे उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया और वहीं से ग्रेविटी का भी खोज होना शुरू हो गया। यानी कि बहुत ऐसा तो काफी सारे थ्योरी वो दिए हैं, लेकिन ग्रेविटी का विकास वहीं से हुआ, ऑप्टिक्स का विकास वहीं से हुआ और कैलकुलस का भी विकास वहीं से हुआ। जब 1645 में प्लेग नामक बीमारी फैला था, न्यूटन अकेले घर पे थे और मतलब अकेले, जब ना बोलते कि जब इंसान अकेले रहता है ना तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है ना, कई सारे बातें आते रहती है। हो सकता है कि कुछ बातें नेगेटिव भी आती होगी, कुछ बातें पॉजिटिव भी आती होगी। तो जो इंसान पॉजिटिव बात की तरफ अपने आप को एक्टिवेट करता है तो वो कुछ ना कुछ लाइफ में अलग करता है, और जो इंसान नेगेटिव बातों के पीछे भागता है ना तो वो इंसान जो है ना फिर मतलब कुछ नहीं कर पाएगा ना, पागलपन वाला हाल हो जाएगा उसका। तो ये जो तीनों चीज है ये कॉमन चीज है ना, लाइफ में होते रहता है। लाइट रे इससे पहले भी आ रही होगी, 1645 ईस्वी से पहले भी कहीं ना कहीं लाइट रे आ रही होगी, हर जगह पे लाइट रे आ रही होगी, है ना। हो सकता है कि न्यूटन उससे पहले भी कभी छुट्टी में अपने घर आया होगा तो लाइट रे आती होगी, लेकिन उसका ध्यान कभी वहां पे नहीं गया। लेकिन जब वो अकेले में था, है ना, तो अकेले में जब था उसके पास सब कुछ बंद था, है ना, उसके पास पढ़ने के लिए मात्र ये था कि सेल्फ स्टडी करना, घर में बैठ के पढ़ना है। तब उसके मन में नया नया आइडिया आने लगा, है ना, और उस नए पॉजिटिव आइडिया पे वो अपने आप को वर्क करना शुरू कर दिया ना, तो जाकर के कैलकुलस का खोज, ऑप्टिक्स का खोज और ग्रेविटी का खोज हुआ। तो ठीक इसी तरह से बच्चों हमारे पास भी कई सारे मतलब परेशानियां आती है या कई सारे मतलब कठिन समय आता है, तो हमको देखना है कि वो कठिन समय में हम बैठ के रोए या कठिन समय को हम एक अवसर मान करके कुछ नया करने की कोशिश करें। तो ऐसे आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम ये इसलिए चर्चा किए हैं कि हम यहाँ पर आपको फिजिक्स से पढ़ाएंगे, और ये फिजिक्स क्या है ना, पिता कहे जाता है, ऐसा कह लो कि फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, और जिनकी साइंटिस्ट बनने की शुरुआत यहाँ से होती है, एक महामारी से शुरू होती है, और आज भी ऐसा महामारी फैला हुआ है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप साइंटिस्ट बनिए या कुछ भी आप, है ना, भगवान करे आप कुछ भी लाइफ में बड़ा करो, लेकिन आप कम से कम अभी से तो शुरुआत कर सकते हैं। कई सारे बच्चे का ऐसा होगा, हो सकता है उसका फिजिक्स बहुत वीक हो, तो आप अभी से अपना फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं,
कई बार हम कह भी चुके हैं कि आपको जहां पर भी दिक्कत हो आप आकर के मतलब पूछिए, व्हाट्सअप कीजिए, हमको कांटेक्ट कीजिए, है ना। तो आप आकर के हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कम से कम आप अपने परेशानियों को एक अवसर के रूप में देखोगे तभी जाकर के कुछ होने वाला है। अदरवाइज अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि हम अपनी ही बात बताते हैं आपको कि जब लॉकडाउन हुआ या फिर कोचिंग बंद हो गया ना, तो उस टाइम मेरे पास भी एक सिचुएशन आया, दो तरह का ऑप्शन आया। एक ऑप्शन आया कि ठीक है चलो लॉकडाउन हो गया है, जैसे सब लोग मस्ती कर रहे हैं ना, सब लोग पबजी खेल रहे हैं तो हम भी पबजी खेलेंगे। हालांकि हमको खेलना तो आता नहीं है लेकिन सीख लेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मेरे ऊपर 200 बच्चे का भविष्य है, अगर हम ऐसी कुछ मतलब इधर उधर टाइम पास कर देंगे तो वो 200 बच्चे का भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधकार में रह जाएगा। तो हमको 200 बच्चे का जो भविष्य है उसको बचाना है, और उसके लिए हम मतलब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं ना। जबकि मेरे पास मतलब संसाधन भी नहीं, यहाँ पे उतना अच्छा इंटरनेट नहीं है, बाकी सब कुछ कई सारे गांव देहात में हो जाते, समस्या आ जाते, लेकिन सारे समस्याओं को हम फेस करते हुए मेहनत करके वीडियो बना करके आपके बीच पे भेज रहे हैं हम। और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जितना हो सके आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, मंथन कीजिए। जब तक आप मंथन नहीं करोगे यार तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नया नहीं होने वाला। तो आप कोशिश कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और जहाँ पे कहीं पे दिक्कत आता है और पूछिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन जो भी डेली प्रैक्टिस मिला है, डीपीपी मिला है, उसका हम सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो बच्चों, हम जो डीपीपी आज मिला है आपको, है ना, कल मिला था, उसका आज पहला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन हम पहले से पिछले वीडियो में कैपेसिटर का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन पहले से कर चुका है। तो जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया है ना, कैसे ये कंसेप्ट हुआ, तो आप पिछला वीडियो कैपेसिटर का पहला लेक्चर आप जाकर के देख सकते हैं, सारा कुछ वहाँ पे पढ़ाया गया है ना। बस थोड़ा सा मेहनत करो यार, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस अपने आप को एक नया अवसर दो, है ना, नए चीज़ों में टाइम दो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता 1.7 नैनो फैराड है, ये क्या लिखा हुआ है, 1.7 नैनो फैराड है। इसे 10 वोल्ट की बैटरी से 10 सेकंड तक जोड़ने पर संधारित्र में कितना आवेश संचित होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो डेटा क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। कई सारे लोगों को मन में आ रहा होगा सवाल कि सर समांतर प्लेट संधारित्र तो आप पढ़ाए नहीं। हमने, हाँ बच्चों, हमने पढ़ा है अभी तक गोलीय संधारित्र हम लोग पढ़े हैं, या फिर गोलीय चालक की धारिता हमने पढ़ा था। तो चाहे वो गोलीय चालक हो चाहे वो गोलीय संधारित्र हो, दोनों बात सेम है ना। गोलीय संधारित्र की भी धारिता अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम 4πε0r लगाएंगे, और अगर गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे तो भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, C बराबर 4πε0r लगाएंगे, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है उसके अनुसार अगर हम फिगर बनाएंगे तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है। जैसा कि कल आपको बताए थे कि संधारित्र का सिंबल ऐसा होता है, और ये संधारित्र की जो धारिता है, धारिता को किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। धारिता को किससे लिखते हैं, C से। एकदम देखो, कम से कम जब आप पढ़ रहे हो ना यार, तो वीडियो जब हम, जैसे हम बोल रहे धारिता को किससे लिखते हैं, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए C से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए Q से लिखते हैं, है ना। जिसके मन में ये सब नहीं आ रहा है तो पहले इस कमी को पूरा करो, है ना। जो आपके मन में छोटा छोटा जो डाउट है पहले आप उसको क्लियर कीजिए, तब जाकर के बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका। अगर छोटे छोटे डाउट को आप क्लियर नहीं करोगे ना, ये जो छोटा डाउट होता है ना, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, समझ लो। तो वो एक बार जहां आपके माइंड में आ जाएगा ना तो वो डबल ट्रिपल करते रहेगा। जैसे कोरोना वायरस क्या होता है कि एक बार आ गया ना पॉटी में, तो वो कैसे अपना फैमिली को बढ़ाता है, वैसे ये छोटा छोटा डाउट जो है ना माइंड में जब आएगा ना, तो माइंड में डाउट का बिल्डिंग बना देता है, और फिर बच्चे को डाउट में ना पूरा फंसा के रखेगा। फिर बाद में ये नेगेटिव बार बार आएगा, अब क्या करेगा पढ़ करके ना, ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता, लास्ट में बच्चा पढ़ता नहीं है। तो जब भी कहीं पर भी हल्का सा डाउट लगे, अगर आपको समझने में दिक्कत हो, तुरंत मेरे पास फोन कर दो यार, ठीक है। चलिए, तो आपके पास क्या है कि एक समांतर संधारित्र जिसकी धारिता कितना है, 1.7 नैनो फैराड, है ना। 1.7 नैनो फैराड दिया हुआ क्वेश्चन में। आगे बोला गया कि इसे 10 वोल्ट की बैटरी से 10 सेकंड तक के जोड़ते हैं। इसको हम क्या किए ना बाबू, को एक बैटरी से ला करके जोड़ दिए। ऐसी बात है, कैपेसिटर के पास अपने से तो एनर्जी आएगा नहीं, कहीं ना कहीं से जोड़ना ही पड़ेगा, तो बैटरी से लाकर जोड़ दिए। इसके पास चार्ज आकर के जमा होना शुरू हुआ, और कुछ देर के बाद ये पूरा फुल चार्ज हो गया, यानी इसके पास एनर्जी आ गया।
तो हमसे पूछा गया है कि अगर 10 सेकंड जोड़ेंगे तो संधारित्र में कितना आवेश आ जाएगा। बैटरी 10 वोल्ट का है, तो हमसे पूछा गया कि ये संधारित्र में कितना आवेश आएगा, Q इज इक्वल टू वाट। तो सिंपल है यार, Q निकालना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि C बराबर क्या होता है, Q बटा V। C बराबर क्या होता है, Q बटा V। निकालना क्या है बच्चों, Q निकालना है ना। तो Q बराबर क्या होगा, V इधर गुना हो जाएगा तो C इंटू V। C का वैल्यू 1.7 नैनो फैराड। 1.7 नैनो को हटाएंगे कितना से गुना करेंगे, जल्दी बोलो, नैनो को हटाएंगे कितना से गुना करेंगे, 10 पे पावर -9। बहुत अच्छा है ना, 10 पे पावर -9 से गुना करेंगे। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए 10 लिख दिए यहाँ पे। हमको पता है कि अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा तो एक जीरो को कैंसिल करेगा वो, तो ये 17 हो गया। 17 गुने 10 पे पावर -9 कूलॉम है ना। Q निकालना है तो कूलम हो गया है ना। इसी को हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं -9 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 नैनो कूलॉम। ये आपका आंसर। तो जो बच्चे बनाए हैं वो अपना आंसर भी मिला लीजिए और बना करके व्हाट्सअप जरूर कीजिए ना। सब लोग को पता है व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है, व्हाट्सअप आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, ये टेलीग्राम चैनल है @तौहीद फिजिक्स। इस चैनल पे जाकर के आपको सारा वीडियो का जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको वीडियो में दिया जा रहा है उसका आपका PDF मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हम एक दिन करेंगे यानी टॉपिक के साथ में जो भी क्वेश्चन करते हैं वो पूरा क्वेश्चन का PDF मिलेगा, और DPP यानी डेली प्रैक्टिस जो है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 17 नैनो कूलॉम। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार दिखा दो इसको ताकि मतलब लिख ले। चलिए आप जल्दी से लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिखाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, एक संधारित्र जिसकी धारिता 20 पिको फैराड है, इसे 12 वोल्ट की बैटरी से 10 सेकंड तक जोड़ने पर संधारित्र में कितना आवेश संचयित होगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता कितना है, 20 पिको फैराड है। फिर से हमने क्या किया, पहले एक संधारित्र बनाया, उसको ला करके एक बैटरी से जोड़ना है। धारिता कितना दिया हुआ, 20 पिको फैराड। आपको याद होना चाहिए कि पिको प्रीफिक्स को हटाने के लिए कितना से गुना करते हैं। बैटरी का पावर कितना, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। 10 सेकंड तक के जोड़े हैं तो कितना आवेश संचयित होगा। Q बराबर सेम, एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर अलग किए हैं। नहीं बनेगा तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। चैनल बंद करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आप तो पढ़ोगे नहीं। चलिए तो Q निकालना है ना। तो Q निकालना है, तो चूंकि C बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बटा V। C बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, Q बाई V। तो Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। Q बराबर C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 पिको फैराड। पिको को हटाएंगे तो कितना से गुना करेंगे। कई सारे बच्चे 10 पे पावर -15 बना करके भी हमको भेजे हैं, है ना। एक बच्चा भेजा था, लेकिन 15 नहीं होता। पिको को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -12। पिको को हटाते हैं तो कितना लिखते हैं, 10 पे पावर -12। तो 20 गुने 10 पे पावर -12। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। 12 दूना 24, 240 गुने 10 पे पावर -12 कूलम। या इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 240 पिको कूलम लिख सकते हैं। पिको है ना, टेलर वाला पिको है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हो गया आपका, ये आंसर है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। जैसा कि हम कल बोले भी थे कि ये सब सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड से कुछ हायर लेवल है ना। कई सारे बच्चे अगर सोच भी रहे होंगे कि हमको बिहार बोर्ड तक के ही लिमिटेड रखना है, तो आप 1-2 क्वेश्चन जैसे पहला दूसरा कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो बाबू, कब बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ जाएगा कोई पता नहीं है ना। तो आप मेहनत बरकरार रखो, है ना। अगर आप हायर लेवल पर चल जाओगे तो थोड़ी नुकसान है, या ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो नुकसान तो है नहीं उसका। चलिए तो ठीक है, हो सकता है कि आपका कभी इच्छा कर जाए,
है ना, कि हम भी एयरफोर्स में जाएं या फिर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे, तो इच्छाओं को कौन रोक सकता है ना। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक धातु के एक खोखले गोले को 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। गोले की सतह पर विभव ज्ञात कीजिए। एक बार अपने मन में जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या कह रहा है ना कि एक गोला है, धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है, 0.1 मीटर है। तो पहले तो हम एक गोला बना लेंगे, एक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.1 मीटर दिया हुआ है। कल हम लोग पढ़े थे ना स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक, ठीक है, तो वही गोला है और इसकी त्रिज्या 0.1 मीटर, त्रिज्या आपको दिख रहा होगा 0.1 मीटर है। आगे बोला गया ना कि इस गोला को हम कितना आवेश दिए हैं, 10 माइक्रोकूलम आवेश दिए हैं, ठीक है, गोले पे हम 10 माइक्रोकूलम आवेश दिए हैं, यानी 10 गुने 10 पे पावर -6 कूलम आवेश दिए। माइक्रो को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 10 पे पावर -6 लिखेंगे। चलो बहुत अच्छा, ऐसे रिस्पॉन्स करते रहो, है ना। तब बोला गया कि गोले की सतह पर विभव ज्ञात कीजिए। तो ये गोला पे कितना विभव होगा, भी निकालना है। भी गोला के हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा। कल भी बताए थे कि जब हम किसी गोला को आवेश देंगे तो आवेश पूरे गोला पर फैल जाएगा और गोला के हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो भी निकालना है, हटाना इसको। चलिए, तो भी निकालना है हम लोगों को, और भी निकालने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। तो भी निकालने के लिए दो तरीका हो सकता है। एक तो आवेश आपको दिया हुआ है, सेंटर पे भी निकाल लो फॉर्मूला लगा करके। ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। भी निकालना है, भी बराबर Q/4πε0 R। Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 गुने 10 पे पावर -6, 4πε0 1/4πε0 का मान 9 गुने 10 पे पावर 9। R का मान त्रिज्या दिया हुआ है 0.1। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 नीचे 10। चलो पॉइंट को हटाए तो ऊपर कितना हो गया, 10 यानी अब गिन लो पावर 1 2 9 2 11 में से 6 जाएगा 5, 9 गुने 10 से पावर 5 वोल्ट आंसर। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पहले आप C निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। 4πε0 का मान आपको पता है, उसके बाद फिर आपसे विभव पूछा गया ना, तो भी निकाल सकते हैं। भी बराबर Q/C वाला फॉर्मूला लगा करके। दोनों बात सेम ही है यार। चलो ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा लास्ट, ये है चौथा ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये जेई मेन 2013 में पूछा गया था। कल बोले थे ना कि हम लोग मेंस वाला भी क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे ही जो आपका इजी टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो आपको देंगे। हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे कि ताकि जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम का इच्छा रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे की पढ़ाई किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा कर के करें, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। और एंट्रेंस में अगर आप PCM सब्जेक्ट लेकर के हैं, है ना, 12 क्लास में, तो एंट्रेंस में भी आपका PCM से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप मान लो BHU का फॉर्म भरते हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो, या फिर यादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि WBJE के अंतर्गत आता है, अगर आप वहाँ फॉर्म भरते हैं बीटेक के लिए या फिर BSc के लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा। यही इसीलिए ना हम कहें कि अभी आपके पास अवसर मिला है ना, आप परेशानी मत देखो, आप अपनी परेशानी को एक अवसर में बदल दो, है ना। अपने आप को एकदम अकेले कमरे में बंद कर लो और पढ़ाई करते रहो। दिन भर बंद करने का ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में टाइम पास करने के लिए व्हाट्सअप भी खेल लेना, है ना। तो चलिए ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो संधारित्रों C1 तथा C2 को 120 वोल्ट तथा 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। मेरे पास कितना संधारित्र है बच्चों, 2 संधारित्र। पहले एक बार हम फिगर दिखाते हैं आपको कि एक संधारित्र है और इसको हम लाके जोड़े हैं कितना वोल्ट से, 120 वोल्ट से जोड़े हैं, ठीक है, और इसकी धारिता C1 है। एक और संधारित्र है और ये है, इसकी धारिता C2 है और इसको हम 200 वोल्ट से लाके जोड़े हैं। कितना वोल्ट से लाके जोड़े हैं, 200 वोल्ट से। अब आगे बोला गया कि जब आवेशित करते हैं, यदि दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। पहले क्या किए हम कि दुकान से जाके 2 कैपेसिटर खरीदे हैं और ला करके एक ठो को 120 वोल्ट से जोड़ दिए और एक ठो को किससे जोड़े, 200 वोल्ट से। और दोनों को जैसे चार्ज कर लिए, तो चार्ज करने के बाद दोनों को ला करके जोड़ दिए ऐसे आपस में। कल आपको कंडेंसर दिखाए थे ना,
ना। घर वाला भी देखे होंगे आप, उसी दिन कल देखे हैं पंखा उंखा में देखे होंगे जरूर कि कंडेंसर लगा रहता है। तो दोनों कंडेंसर को ला करके हम क्या किया, जोड़ दिए, और हम तब तक जोड़ के रखें कि जब तक कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए, है ना। विभव जीरो होने का मतलब ये हुआ कि दोनों पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। विभव जीरो होने, जैसे हम किसी भी चीज को जब जोड़ते हैं, जैसे मान लो कि एक चालक है, इस पे आवेश है 10 कूलम और दूसरा चालक है, इस पे आवेश है 15 कूलम। तो जब दोनों को हम जोड़ देंगे ला करके, तो दोनों में आवेश का बंटवारा तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों पे आवेश बराबर ना आ जाए। और जब दोनों पे आवेश बराबर आ जाता है तो दोनों का विभव क्या होता है, समान हो जाता है। विभव दोनों का क्या हो जाता है, समान हो जाता है ना। चलिए, दोनों का विभव जीरो हो जाता है ऐसा समझ लो, ताकि मतलब दोनों पे यानी विभवांतर दोनों का जीरो हो जाता है। यहाँ पे विभवांतर होना चाहिए। चलिए, तो अब देखते हैं कि दोनों का आवेश, दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे हम दोनों को चार्ज किए और चार्ज करने के बाद ला करके जोड़ देंगे तो दोनों संधारित्र का आवेश क्या होगा, आवेश बराबर हो जाएगा। ये सब हम लोग पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। शुरुआत में चार्ज जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कंडक्शन मेथड आपको पढ़ाया गया होगा कि चालन विधि से हम कैसे आवेशित करते हैं। एक को चार्ज किए, दूसरा को जीरो रखेंगे भी तो भी चार्ज हो जाएगा, अगर एक तार से जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों पे आवेश क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कब, यदि दोनों का विभवांतर जो हो जाए जीरो हो जाए, है ना, मतलब दोनों का विभव समान हो जाए, ऐसा समझ सकते हैं आप। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव तक होता है और तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों पे समान आवेश ना आ जाए। तो दोनों का क्या हुआ, आवेश बराबर हो गया। तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा, जैसे Q1 बराबर Q2 हो गया, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V का वैल्यू कितना है 120, Q2 का हो जाएगा C2 इंटू V2 का वैल्यू कितना है 200। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 5 चौके 20, यानी 3C1 बराबर 5C2 है ऑप्शन में। 3C1 बराबर 5C2, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तो 4 क्वेश्चन, आपका चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो। ये वाला नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। क्यों Q2 हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर, क्योंकि दोनों पर विभव क्या हुआ, समान हो गया, है ना। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। Q1 बराबर C1 V1 बराबर C2 V2, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, C भी, अभी पढ़ रहे थे हम लोग, C1 V1, C1 का वैल्यू C1, V1 का वैल्यू कितना है 120, C2 का वैल्यू C2, V2 का वैल्यू 200। 1 0 ने 1 0 को मार दिया, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 3C1 बराबर 5C2, आपका ये वाला आंसर है। चलिए, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, परेशानी को दूर करेंगे।